मैं ऑडिबल? यस सर। जरूर स्टार्ट करते हैं। Which of the following are Lewis acids? तो लुइस एसिड जो होते हैं वो होते हैं जो स्पीसीज एटलीस्ट एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट है एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एटलीस्ट एक फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो यहाँ पे जो AlCl3 हम पढ़ते हैं कि AlCl3 में इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये लुइस एसिड है। BCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, लुइस एसिड है। PS3 में ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, तो एक्चुअली ये लुइस बेस है। अच्छा, ऐसा देख, ये जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तभी लुइस एसिड होगा। जैसे SbCl5 है, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि SbCl5 इज अ सुपर लुइस एसिड। SbCl5 में अगर Cl माइनस आगे जुड़े तो इट बिकम SbCl6 माइनस, क्योंकि अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो भी ये देखो कि SbCl5 में तो ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद भी ये ले सकता है क्योंकि जैसे एम्प्टी ऑर्बिटल टी ऑर्बिटल इसके पास है। तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो फिर तो SiCl4 जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पर इसके पास तो 3D होता है, 3D एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, तो फिर ये क्यों नहीं ऐसा कर सकता? ऐसा क्यों नहीं बन सकता भाई? ऐसा क्यों नहीं होता? द रीजन इज कि सिलिकॉन की साइज बहुत स्मॉल होती है। इसलिए इसके अराउंड 5 Cl एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बहुत रिपल्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस डजंट टेक प्लेस। पर Sb की साइज बड़ी होती है स्टेबियम की, तो ये फिर भी संभव है। समझे बात? यस सर। डिड यू गेट दिस थिंग? कि केवल यही मत देखो कि इलेक्ट्रॉन डेफी, क्योंकि SbCl5 में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, फिर भी लुइस एसिड है, बिकॉज ये अभी भी लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है या किसी एनायन से लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज Sb का साइज बड़ा है तो उसके अराउंड 6 Cl भी रह सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेयर में ये वाला BCl3 एंड AlCl। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस? अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है उससे अगर हम H+ निकाल लें तो जो हमको मिलता है वो इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस होता है। और इसमें H+
कॉन्जुगेट बेस ऑफ, मान लो स्पीसीज ए है कोई, और इसमें H+ जोड़ दें तो जो मिलेगा we will get conjugate acid of A। जैसे OH- है, इससे अगर H+ निकाल लेंगे तो बनेगा O2-। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, और इसमें H+ जोड़ देंगे, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और क्योंकि ये एक H+ ले भी सकता है और एक H+ दे भी सकता है, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है NH2-, और इसका कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया। तो ये चीज इनफैक्ट एक वो भी होता है कि अगर कोई Ha और A- हो तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। तो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का K और Kb, Kb मतलब क्या हुआ, Kb मतलब ये रिएक्शन A- प्लस वाटर, ये रिएक्शन का Kb कहलाएगा इसका। और Ha का K मतलब ये H+ और A-, ये K है। आप अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट Kw। किसी भी Kb का नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का आप ऐड करके देख लो क्या मिलेगा। Ha कट गया, वाटर H+ एंड दिस इज नथिंग बट Kw। हम जानते हैं जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो K ऐड, उनके K मल्टीप्लाई होते हैं, Kw इक्वल टू Ka इंटू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कभी कभार क्या होता है, Pk प्लस Pk भी Pkw हो जाएगा, पर ये किसी भी Kb का नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। फॉर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH- इज O। क्लियर? Yes, sir. Cl आपस में एसिड और बेस पेयर है। ये देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2A। H2A का पहला, ये मल्टीप्रोटिक एसिड है। मल्टीप्रोटिक एसिड ये मल्टी स्टेप में डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, और इसकी खासियत ये होती है जैसे ये K1 कहलाएगा, फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ha- will give H+ and A2-। दिस इज कॉल्ड K2। और ऐसे इन इन जनरल मतलब होगा ही, ऐसे केसेस में K1 की वैल्यू कहीं कहीं ज्यादा होगी, देन होंगे दोनों ही छोटे। अगर ये वीक मल्टीप्रोटिक एसिड है तो दोनों ही छोटे होंगे, जैसे H3PO4
H2CO3, H2S, लेकिन उसमें भी H2S से H+ निकलना कहीं ज्यादा पॉसिबल होगा देन HA से, क्योंकि माइनस बन चुका है H+, तो ये इनवेरिएबली ऐसा चीज होगा ही। तो पहले तो यहाँ पे जो है इसका K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, हमें चाहिए ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब ओवरऑल इज K नेट, क्योंकि ऐड करके बना तो K1 इंटू K2, K1 K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻15। समझ में आया? Yes, sir. इसका एक एस्पेक्ट और भी देखेंगे हम कि पीएच निकालना, आगे क्वेश्चन है तो वहां बताऊंगा कि इसमें अगर पीएच निकालना हो, अलग अलग स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, इस बात का कैसे यूज करते हैं कि K1 इज मच हायर देन K2, उसका क्या फर्क पड़ता है। तो ये अगला क्वेश्चन है कैसे आगे, तो वहां वो बात डिस्कस करूंगा। अभी ये हो गया। An acid HA ionizes as एक 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसका पीएच दिया हुआ है 5, यानी H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है। पहले का मान लो इससे X आयोनाइज होता है तो ये X बनेगा, ये X बनेगा। X की वैल्यू क्या है, H+ कितना है 10⁻⁻5x, क्योंकि पीएच दिया हुआ है 5 विच इज माइनस लॉग, एक्चुअली होता एक्टिविटी है, होता ये AH+ एक्टिविटी, लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन आर सेम। तो X की वैल्यू ये है तो इसका K क्या हो जाएगा H+ इंटू A-/HA, यानी X square of 1 - X will be nearly 1, क्योंकि X is very small, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻10। This will be your acid dissociation constant. Clear? Yes, sir. और X ही यहाँ पे क्योंकि 1 में से टूट रहा है तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी X ही होगा। पूछा नहीं है पर ये चीज ये क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच, अगर पीएच 5.4 है जो कि माइनस लॉग तो दैट इंप्लाइज H+ is 10 to the power -5.4। पहली बात, इतना बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको क्या लिखे, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। -6 + 0.6 क्या होता है -5.4। अब इस वैल्यू को अलग, सपोज ये वैल्यू X है,
लेट दिस x इक्वल टू लॉग लेने पे 0.6 हो जाएगा। 0.6 कितना लॉग के इक्वल होता है नियरली, बताओ। 0.3 की वैल्यू log 2 होती है ऑलमोस्ट, तो इसे लिख सकते हैं 2 log 2, विच विल बी log 4। एंटी लॉग ले लो, hence x is nearly 4, यानी 4 के बहुत आसपास होगा, ज्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि 0.3010 होता है log 2, तो 0.4 से ये वैल्यू 4 से थोड़ी सी कम, ऑलमोस्ट 4 होनी चाहिए। Hence h plus is it clear? समझ में आया? Yes, sir. कि कैसे हमने ये अलग करके इसको, यहाँ पे कोई हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी कैलकुलेटर या लॉग टेबल की। देखो पढ़ते हैं, 0.01 मोल्स ऑफ अ वीक एसिड HA के दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है भाई, द डिग्री ऑफ HA इज दिस। ठीक है, एक वीक एसिड HA है जिसे 0.01 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HCl में ऐड किया गया। तो ये ना बोला भी है नेग्लेक्ट वॉल्यूम चेंज ऑन एडिंग HA, मतलब जुड़ने के बाद भी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहता है। तो कंसंट्रेशन HA क्या हो जाएगा, 0.01। अब HA जो है it ionize like this, 0.01 मोलर है, मतलब 0.01 माइनस x। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि ये केवल एक वीक एसिड नहीं है, इसके संग सॉल्यूशन में 0.1 मोलर HCl भी है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि आयोनाइज होके 0.1 मोलर H+ दे देगा, जो इधर कॉमन आयन की तरह काम करेगा। वैसे ये वीक एसिड था, दिस अमाउंट विल फर्दर सप्रेस इट्स डिसोसिएशन, तो ये वैल्यू नियरली 0.1 हो जाएगी, और x बहुत कम होने का ये वैल्यू नियरली 0.01 हो जाएगी, ये x रहेगा। नाउ k दिया हुआ है, तो 2 into 10⁻⁻⁶ will be H+, that is 0.1, a minus which is x, और HA which is 0.01, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 into 10⁻⁷। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, पर हमें चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो 0.01 मोलर से x डिसोसिएट होता है, x की वैल्यू मालूम है हमें, तो 1 मोलर से कितना होगा पर मोल, या पर मोलर डिसोसिएशन द अल्फा x by 0.01 which is तो आपका जो अल्फा है वो ये हो गया पर मोलर डिसोसिएशन, कि 0.01 में से x जाता था, तो 1 में से x by 0.01।
तो ये हो गया। आप कंपेयर किससे करना है, दिया हुआ ऐसा फॉर्मेट है, तो आंसर इज 2। आंसर समझ में आया? Yes, sir. तो पीके ऑफ वीक एसिड एच का वीक एसिड का पीके है 4.8। वीक बेस BOH इसका पीके भी है 4.78। यानी बेस जरा सा, पीके भी ज्यादा, मतलब बेस जैसे के ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्गर, पीके कम एसिड स्ट्रॉन्गर, हायर के लेसर पीके। तो इसमें पीके भी जिसका जिसका पीके कम होगा यानी सॉल्यूशन वो है। तो पीके देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो एक सॉल्ट दिया हुआ है जो कि वीक बेस और वीक एसिड का है। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो इट्स अ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस प्रॉब्लम वेयर द सॉल्ट इज ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम पढ़ते हैं, पीएच इक्वल टू हाफ, मतलब ये कैसा सॉल्ट किस टाइप का हो गया, जैसे अमोनियम एसीटेट होता है, वीक बेस वीक एसिड, कि अकेला सॉल्ट है, इसमें कोई वीक एसिड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस संग में नहीं, केवल सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट हाइड्रो, इसमें दोनों एनायन और कैटायन पानी से इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, और फिर एक सॉल्यूशन बनता है। उसका पीएच न्यूट्रल भी हो सकता है इस केस में, स्लाइटली बेस है, डिपेंड करता है कि दोनों वीक में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है या स्ट्रॉन्गर बेस है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। इसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, दिया भी नहीं यहाँ, तो अगर चाहे 0.1 मोलर BA हो चाहे 0.2 मोलर BA हो, कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए ये बफर की तरह भी यूज होता है, इसे सॉल्ट बफर भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा A- थोड़ा सा B+ ऐड करने पे या डाइल्यूशन करने पे इसका पीएच नहीं बदलता है। तो 3 तरीके के जो बफर होते हैं उसमें सॉल्ट बफर होता ही हुआ है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। 14 प्लस PK 4.8 माइनस 4.78, तो सॉल्व करके हो जाएगा 7.01, स्लाइटली बेसिक। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब एक बार कुछ बातें रिकैप कर लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ salts where salts are soluble, soluble salts की बात हो रही है। सबसे पहला salt of strong acid plus strong base, for example NaCl, KCl,
NaClO4 like this. Even Na2SO4, strong acid H2SO4 and strong base NaOH. ये सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, इनमें ना कैटायन हाइड्रोलाइज होता है ना एनायन हाइड्रोलाइज होता है। पानी में डालने पे कुछ नहीं होता, जैसा इक्विलिब्रियम पानी का था वैसा ही रहता है, यानी इसका pH pKw/2, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इक्वल टू 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज pKw/2। कोई आपसे पूछे फॉर ए क्वेश्चन कि फाइंड द pH of aqueous NaCl at 85 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या होगा मुझे बताओ। Second question, it will be बताओ। इसका आपका ये जो होगा ये तो न्यूट्रल तो होगा, सही बात है, पर KW जो होता है टेम्परेचर बढ़ने के संग, क्योंकि आपका ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जिसकी वैल्यू होती है 13.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है बाय ली शैटेलर प्रिंसिपल, KW इंक्रीज होता है क्योंकि आगे जा रही है, तो KW इंक्रीज होता है तो इसका pKw क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस pH तो न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन pKw/2 में pKw जो होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो आपका 14 से कम हो जाएगा, तो ये लेस देन 7 हो जाएगा। मतलब न्यूट्रलिटी पॉइंट ही आपका बदल गया, न्यूट्रलिटी पॉइंट बदल गया, तो आंसर होगा सी, और बात सही है। आंसर ये हो जाएगा। और ये जगह बोलते एट 5 डिग्री सेल्सियस, तब भी ये तो यही आंसर होता सी, पर यहाँ पे आपका KW कम हो जाता, pKw बढ़ जाता, तो यहाँ पे आंसर ग्रेटर देन 7 हो जाता, पर रहता न्यूट्रल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, उसका हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड, उसका तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, पानी में डालने से, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने से पानी के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो न्यूट्रल ही रहता है। फिर है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट बेसिक होना चाहिए, होता है,
और एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन CH3COO Na, NaCN, NaOH plus HCN। तो इस तरीके का एग्जाम्पल। तो इसमें इसका फॉर्मूला मतलब इसमें क्या होता है, Na प्लस तो हाइड्रोलाइज नहीं होता, एसीटेट आयन हाइड्रोलाइज होता है। और वो बनाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस है रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप सोचो एसिटिक एसिड OH माइनस इन एसिड बेस रिएक्शन, तो हाइड्रोलाइसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। यूजुअली इसका एक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वाटर एक्सेस में होता है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट 55.5 होता है। तो ये आता है आपका KW/K आ जाता है। और अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये C⁴/1 माइनस अल्फा हो जाता है। KW/K इक्वल टू ये KH कहलाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब इसमें अगर आपको ये मालूम है तो यू कैन C मालूम है तो आप ये अल्फा सॉल्व कर सकते हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अल्फा की वैल्यू इफ अच्छा H प्लस कितना है आपका, OH माइनस कितना है, C⁴। तो C⁴ आ गया, OH अल्फा आ गया, तो C⁴ आ गया, OH आ गया, माइनस लॉग POH आ गया, और PKW माइनस POH PH आ गया। तो इस तरीके से आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अल्फा की वैल्यू इफ अल्फा कम्स ग्रेटर देन 0.1, तब तो आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा और फिर इसी अप्रोच से सॉल्व करो। ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। बट अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है, तब 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 ले सकते हैं। और तब एक फॉर्मूला होता है कि जो पीएच है ये अप्रोक्सीमेशन के संग जब ये वैलिड है, PKW प्लस PK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लॉग C, वेयर C क्या है, C इज कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट। तो ये आपका पीएच हो जाएगा ऐसे चीज का। पर ये अप्रोक्सीमेटेड है, ये कब है, जब अल्फा ग्रेट लेस देन, तब ये रिजल्ट लगा सकते हो। अल्फा की वैल्यू 0.1 से बड़ी तो आपको बेसिक थ्योरी से आना पड़ेगा कि पहले अल्फा कैलकुलेट करो, फिर OH निकालो, फिर KW/OH H प्लस निकाल लो, और माइनस लॉग H प्लस PH निकाल लो। तो ये हुआ। थर्ड, सॉल्ट ऑफ weak base plus strong acid like ammonium chloride, anilinium chloride, pyridinium chloride, like this। ये सॉल्ट एसिडिक होगा, इसमें ये चीज हाइड्रोलाइज होगी, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा।
तो इसमें किसका के एच आता है, के डब्ल्यू बाई के बी, जो कि सॉल्व करके वही सी अल्फा स्क्वायर बाई, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा अमोनियम प्लस वाटर फिर वो कैलकुलेट होगा अल्फा, अल्फा का 0.1 से कम है तो एक सीधा फॉर्मूला होता है पी एच इक्वल टू हाफ, अप्रोच वही कि पहले अल्फा निकाल लो फिर सी अल्फा क्या हो जाएगा एच प्लस, एच प्लस आ गया तो माइनस लॉग पी एच आ गया, वही करते हैं हम, पर ये सीधा फॉर्मूला C is the concentration of ammonium, ये कब, when alpha is less than, पर अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम नहीं आती है तो फिर गो विद द बेसिक थ्योरी, पहले ये कैलकुलेट करो फिर सी अल्फा निकालो, एच प्लस मिला माइनस लॉग पी एच हो जाए, देन फोर्थ सॉल्ट ऑफ, अच्छा इन दोनों के जो थे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड, इनके पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं सॉल्ट के। अब है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड लाइक दिस, अमोनियम फॉर्मेट, ये कुछ भी, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है इसका सॉल्यूशन। अगर दोनों वीक एसिड वीक बेस एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ के हैं तो न्यूट्रल होगा, मतलब के भी सेम है, पीके भी सेम है तो पीएच पीके डब्ल्यू बाई 2 होगा। अगर एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है तो पीएच लेस देन 7 होगा एसिडिक, या लेस देन पीके डब्ल्यू बाई 2, और बेस स्ट्रॉन्गर है तो बेसिक होगा। इसका फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू, जो हमने जो क्वेश्चन में यूज भी किया, जो क्वेश्चन प्लस पीके, इसका पीएच कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा, इसका के एच का वैल्यू होता है के डब्ल्यू बाई, जो कि सॉल्व करके ये आता है अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बाकी सब डिस्कस किया है जब क्लास किया था इसमें, तो ये चीज है। देन मान लो सॉल्ट लाइक Na2CO3, Na2S, Na2C2O4, जिसमें कैटायन आपका वीक कॉन्जुगेट कैटायन है, वो हाइड्रोलाइज नहीं, जो आयंस हाइड्रोलाइज होते हैं उनको वीक कॉन्जुगेट आयन बोलते हैं, कि वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। Na प्लस हाइड्रोलाइज नहीं होता, K प्लस हाइड्रोलाइज नहीं होता, उससे जो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है वापिस टूट जाता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, लेकिन कार्बोनेट हाइड्रोलाइज होगा। कार्बोनेट 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा, पहले ये बनेगा और फिर HCO3 हाइड्रोलाइज होगा,
इसमें इसको बोलते हैं KH1, इसको बोलते हैं KH2। तो इसमें बताओ, ऐसे लॉजिकली बताओ किसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, रिलेटिवली हाई होगी? KH1 या KH2? देखो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज पे H जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहाँ -1 चार्ज H जुड़ रहा है, चार्जेस हल्की सी कम हो जाएगी। और वैसे भी KH1 होगा KW बाई इसका K, जो कि H2CO3 का K2 होता है, और KH2 होगा KW बाई H2CO3 का पहला स्टेप का। हम जानते हैं K2 छोटा होता है बहुत, तो KH1 काफी बड़ा होगा। यानी यहाँ पे ये जो स्टेप है हाइड्रोलाइसिस, इसी में सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ प्रैक्टिकली हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो इसका पीएच का एक्सप्रेशन हो जाता है हाफ PKW प्लस PK2, इस वाले का प्लस log C, where C is the concentration of carbonate। इसमें हमें सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर ही नहीं करना है, वो इनसिग्निफिकेंट हो। जो भी OH और बनेगा वो मेनली पहले स्टेप से ही बनेगा, पीएच भी उसी से डिसाइड हो। फॉस्फेट होगा तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ Na3PO4। इसका कंसंट्रेशन C है, तो फॉस्फेट भी C हो जाएगा। पीएच हो जाएगा हाफ PKW, और यहाँ हो जाएगा PK3 प्लस log C। log या सीधा फॉस्फेट का ही लिख, ये चीज समझ में आया? Yes, sir. और एक होता है सॉल्ट ऑफ वीक conjugate cation and amphiprotic anion, जैसे NaHCO3। Na प्लस हाइड्रोलाइज नहीं होगा, पर HCO3 जो है वो एम्फीप्रोटिक है। ये एसिड बना भी सकता है और खुद बेस का काम भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में पीएच का एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्ट का होता है, ये कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, इसके वैल्यू होती है PK1 प्लस PK2/2, और H प्लस का मतलब रूट ऑफ, मतलब क्या कि जो आपके पास आयन है, एक तो उसका के ए, एक तो उसका के, और एक उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका के। HCO3 माइनस का के है तो K2 हो गया, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ H2CO3, तो उसका के। जैसे अगर मेरे पास NaH2PO4 हो, तो ये भी एम्फीप्रोटिक है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा हाफ PK ऑफ H2PO4 माइनस प्लस PKA ऑफ H3PO4। इसको बोलेंगे PK1, इसको बोलेंगे PK,
लेकिन कोई आपसे पूछे Na2HPO4 ये सॉल्ट है, तब आपके पास ये एनायन हो गया, तब आपका हो जाएगा पीएच हाफ इसका पीके मतलब pK3 और उससे ऊपर एक जो H2PO4 है उसका pK2, इसका पीएच ये चीज। तो यही केसेस कुछ आते हैं, सबसे ज्यादा तो पहले 4 वाले, पर ये कर लिया तो पूरा आपका आईआईटी लेवल का भी काम खत्म हो कभी आ गया। कॉम्पिटिशन बुक में भी इससे आगे हाइड्रोलिसिस के प्रॉब्लम नहीं होते, इन्हीं के बस। समझ में आया? Yes, sir. तो ये तो वही वीक एसिड वीक बेस का था। ये देखो, ये बफर का क्वेश्चन, पीके ऑफ वीक एसिड HA is 4.5, बफर जो है तीन तरीके का होता है, एसिडिक बफर, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट। पर यहाँ सोडियम एसीटेट ऐसा नहीं है कि यू आर डिपेंडिंग कि इससे जो बन जाता है, ऐसी आपको मेनली एसीटेट आयन चाहिए, पर एसीटेट आयन किसी सॉल्ट के थ्रू चाहिए। यू आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन द एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस एसीटेट। तो ये एसिडिक बफर होगा। इसका पीएच का एक्सप्रेशन होता है, एसिडिक रेंज में होता है पीएच, फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। इसे हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। खासियत बफर की होती है कि थोड़ा सा H प्लस या OH ऐड करने से वो पीएच को ड्रेस्टिकली चेंज नहीं होने देती। मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद एग्जाम्पल NH4OH, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग अमोनियम वही कॉन्जुगेट एसिड बाय वीक बेस। इन जगह तो ये जैसे हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, इसको आप कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बाय वीक एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड का बाय वीक बेस। ये बेसिक रेंज में होता है। और एक होता है सॉल्ट बफर, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो भी बफर का काम करता है और उसका पीएच का फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं। ये सॉल्ट ऑफ ये। अच्छा, जैसे यहाँ ये POH है, पीएच निकालने के लिए फिर आपको PKW
चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। द pK of weak acid is 4.5. pOH of an aqueous buffered solution of HA. pOH निकालना है। aqueous buffered solution of HA, एक HA है वीक एसिड जो कि मान लेते हैं C कंसंट्रेशन है, 50% एसिड आयोनाइज हो गया, मतलब C/2 रह गया, और A- भी C/2 बन गया। और कहीं से कोई सोर्स और दिया नहीं, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी वेल मेड क्वेश्चन, ऐसे बफर बनते नहीं है, पर जो दिया उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो मतलब बस ये कि आपका A- कितना हो गया, C/2, HA कितना हो गया वीक एसिड, C/2। आपको हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pH इक्वल टू pK A- HA, ये क्या होगा, तो दिस विल बी pK प्लस लॉग तो अल्टीमेटली pK हो गया विच इज 4.5। हमें चाहिए क्या, ये pH है, बट व्हाट दे आर आस्किंग, हैंस pOH क्या हो गया। जब कुछ नहीं मेंशन किया तो pKw को 14 लेना है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हमेशा 14 नहीं होता, बट 25 डिग्री पे pKw 14 होता है, तो 9.5 हो जाए। तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, ये एक रिलेटिवली अच्छा क्वेश्चन। 20 ml of 0.1 molar H2SO4 is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution। एसिड और बेस ऐड किया गया, तो पहले तो वो रिएक्ट करेंगे। pH of the resultant mixture is, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो पहले हमको रिएक्शन को कंप्लीशन तक पहुंचाना है, फिर देखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, रिएक्शन देखने के लास्ट में देखेंगे कि बच क्या गया, तो उस बचने के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का प्रॉब्लम है या बफर का प्रॉब्लम है, या केवल स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिमेनिंग रह गया तो उसी से पीएच डिसाइड होगा। तो देखते चलो, 20 ml, तो इसके कितने मिलीमोल हो गए, इसके मिलीमोल हो गए 2, ये H2 है, H2 है, और इसका हो गया 6 मिलीमोल। तो रिएक्शन क्या होगी, H2SO4 बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा रिएक्ट करेगा, अमोनियम सल्फेट इसके 2 मिलीमोल है, इसके 6 मिलीमोल है। एसिड बेस रिएक्शन है, कंप्लीशन पे जाएगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट 2/1 ये हो जाएगा 0। 1 से 2 रिएक्ट करता है, 2 से 4 रिएक्ट करेगा तो 2 बच जाएगा, 1 से 2 बनता है तो 2 से 2 बनेगा, ये बन गया। 2 मिलीमोल NH4OH के बच गए, 2 मिलीमोल अमोनियम सल्फेट के बने, पर वो बीइंग अ सॉल्युबल सॉल्ट आयोनाइज होके अमोनियम के कितने मिलीमोल हो जाएंगे, इसके कितने मिलीमोल हो जाएंगे, 4। अमोनियम सल्फेट के 2 मिलीमोल है और अमोनियम के हो जाएंगे 4।
तो देखो अमोनियम आयन आपके पास है और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर इनका रेशियो 0.1 से 0.10 के बीच में हो तो ये बफर है। जैसे आपके पास अमोनियम, जब बफर की बात हो रही है, अमोनियम आयन अगर है तो अमोनियम का कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड 10 टाइम्स से ज्यादा हो तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का प्रॉब्लम हो गया। अगर वो 0.1 से कम हो तो केवल वीक बेस NH4OH का प्रॉब्लम हो गया, और वो 0.1 से 10 के बीच में है तो बफर हो गया। तो बफर का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ये रेशियो अमोनियम टू दिस इज 2 आ रहा है, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग हेंडरसन इक्वेशन, अमोनियम 4 डिवाइडेड बाई 50, वो कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 50 कंसंट्रेशन, टोटल वॉल्यूम 50 ml हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी POH PKB 4.7 प्लस log 2.3, POH 5 हो गया। POH 5 अब पूछा क्या है? pH, hence pH is 14 minus 5, answer is समझे बात? समझ आई? Yes, sir. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 gram of acetic acid is added to 250 ml of 0.1 molar HCl in the solution made up to 500 ml. एसिटिक एसिड का 3 ग्राम यानी मोल हो गया 3/60, मिलीमोल्स हो जाएंगे इंटू 1000, यानी 1000/20, 100/2, 50 millimoles is added to 250 ml of 0.1 molar HCl. Is equivalent to 25 millimole, and the solution is made up to 500 ml. यानी इस 500 ml में एक 500 ml सॉल्यूशन हो गया, कहने का मतलब जिसमें HCl के 25 मिलीमोल्स हैं और एसिटिक एसिड ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एसिड है, 50 मिलीमोल है। अभी सिचुएशन ये हो गई, ये मिलीमोल्स है 500 ml में। अब इसका 20 ml लिया गया, तो इसके 20 ml सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? अगर 500 ml में 25 मिलीमोल HCl के हैं तो 20 में 1 हो जाएगा। HCl के मिलीमोल 1 हो गए, और एसिटिक एसिड के कितने हो जाएंगे?
एसिडिक एसिड के डबल हो जाएंगे। 500 में 50 है तो ही डबल एसिटिक एसिड हो जाएगा 2 मिलीमोल इस 20 ml में। अब इसके अंदर क्या क्या गया, हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH, यानी कितना मिलीमोल ऐड किया गया NaOH का 2.5, 5 इंटू हाफ 2.5 मिलीमोल ऑफ NaOH ऐड किया गया, जो कि एसिड से रिएक्ट करेगा। पहले किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और फिर NaOH बच गया तो एसिटिक एसिड से। तो देखो क्या होगा, पहले हो जाएगा HCl प्लस NaOH, NaCl वाटर, ये 2.5 मिलीमोल है, ये 1 मिलीमोल है, खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये 1.5 बच जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और फिर ये बचा हुआ NaOH, एसिडिक एसिड कितना है 2, तो बनेगा CH3COONA प्लस वाटर, ये अब 0 हो जाएगा, ये 0.5 बच जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा। तो अब सिचुएशन ये हो गई, ये क्या है बताओ, ये जो सिचुएशन आपके पास एसिटिक एसिड है 0.5 मिलीमोल और सोडियम एसिटेट है 1.5 मिलीमोल, रेशियो क्या है 1.5 बाई 0.5 3, और 0.5 बाई 1.5 0.3 के आसपास 0.33, तो जब 0.1 से 10 के बीच में रेशियो इनका, तो बफर होता है, ये एसिडिक बफर हो गया, इट इज एसिडिक बफर, ये आपका एसिडिक जिसका पीएच हो जाएगा पीके 4.75 लॉग एसीटेट, तो एसीटेट के मिलीमोल है 1.5, पर वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का 20 ml प्लस 0.5 ml, जो हमने ये ऐड किया हो जाएगा 1.5 बाई 20.5 डिवाइडेड बाई 0.5 बाई 20.5, और टोटल वॉल्यूम की जरूरत नहीं हो तो कट जाएगा रेशियो में, तो जाएगा 4.75 प्लस लॉग 3, जिसकी वैल्यू 0.4771 दी है, तो जब इसमें ये ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट, इसकी वैल्यू 0.4771 है, ये 4.75 है, ऐड हो जाएगा 5.2271, भाई 5.23, और नियरेस्ट इंटीजर का पूछेंगे, पूछा नहीं है, अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछते तो आंसर 5 हो जाता, तो ये 5.23 अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, पहले ये रिएक्ट किया फिर ये किया, उसमें से इतना लिया, तो एक अच्छा आपको, अगर बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आपको स्टेप्स मालूम होने पड़ेंगे कब क्या करना है, कैसे चीज आगे जा रही है। तो ये समझ में आया, Yes, sir. ये देखो, ये वो वीक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें वो हम मेथड एनालाइज करेंगे। तो ये बोला इन एक्वस सॉल्यूशन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स फॉर कार्बोनिक एसिड आर दिस एंड दिस, सेलेक्ट द, तो अब एनालिसिस करते हैं, इसका कंसंट्रेशन दिया है H2CO3
पहले स्टेप में बनेगा H प्लस HCO3 माइनस, ये K1, जो कि देखो काफी, K1 भी छोटा है बट K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2। फिर जो कि बड़ा, ये जो इनवेरिएबली होता ही है ऐसे केस, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट। तो यहाँ होता क्या है, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C है, यहाँ K1 तो मच है हायर देन K2 है ही, देख के भी लग रहा है, और ये इन जनरल बात भी मालूम होनी चाहिए। तो सपोज यहाँ पे X टूटा, तो ये X बना, फिर ये X माइनस वाई गया तो Y बना, पर ये X माइनस वाई हो जाएगा, पर H प्लस यहाँ से ही बन रहा है, यहाँ से ही बना, तो ये Y प्लस X वो अमाउंट जो पहले इक्विलिब्रियम से बन रहा है, Y वो जो दूसरे से बन रहा है। पर क्योंकि एज K1 is much greater than K2, so X will be much higher than Y। ये इनमें होता ही है, ये चीज हम एक बात, अल्टीमेटली अमाउंट आगे कितना बनेगा इस बात पे डिपेंड करता है K की वैल्यू क्या है। K1 अगर मच हायर देन K2 तो X भी मच हायर देन Y है। तो आपका जो X प्लस Y है, सो X प्लस Y becomes nearly X, X माइनस Y become nearly X, तो ये वैल्यू जो है आपकी वो X हो गई, ये वाली वैल्यू नियरली X हो गई, ये X है, ये X है, तो आपके पास हो गया K1 इक्वल टू X इंटू X बाई C माइनस X, और K2 हो गया X इंटू Y बाई X। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में आती है कि Y इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट विच इज K2। तो एक बात आती भी है कि ऐसे केसेस में दो H प्लस निकलने के बाद जो स्पीसीज बच जाए, जैसे कि हम H3PO4 लेते तो HPO4 2 माइनस, वो जो स्पीसीज होती है उसका कंसंट्रेशन नियरली K2 के इक्वल होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज दिस, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट। तो किसके इक्वल है, K2 ग्रेटर देन HCO3 माइनस होगा एक्चुअली। तो कंसर्न CO3 इज ग्रेटर, नहीं, CO3 तो Y है और HCO3 X है, X ग्रेटर देन Y है, ना कि Y ग्रेटर देन, और वो भी मच ग्रेटर देन। तो ये इस बात सही नहीं है, इनकरेक्ट। ये तो X है और ये Y, H प्लस एंड ये आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये बात सही है। H प्लस भी X है, HCO3 भी X है। H प्लस डबल ऑफ H प्लस है X, कार्बोनेट है Y, बट X इज मच हायर देन Y, नॉट डबल ऑफ Y, ऐसा नहीं है। तो ये वाली बात भी इनकरेक्ट। अच्छा, अब आपको ये पूरा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो इसमें क्या करोगे, पहले आपके पास ये आ गया, Y वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करोगे, X निकालोगे, C तो मालूम है। तो एक बार आप ये मान लो कि जो बहुत से केसेस में क्या होगा, X विल बी 10% लेस देन ऑफ C आ जाएगा। तो एक बार मान लो कि नेग्लिजिबल है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो K1 हुआ, तो एक बार हमने मान लिया कि 0.034 माइनस X इज ऑलमोस्ट 0.03, फिर सॉल्व किया तो X की वैल्यू ये आई, जो कि डेफिनेटली 10% ऑफ 0.034 से कम है। तो एजम्पशन सही है, नहीं होता तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते।
और एक बार x आ गया तो फिर तो सवाई गया, x आ गया तो क्या आ गया, ये भी आ गया, H प्लस आ गया, माइनस लॉग x PH आ गया, HCO3 भी x ही है। तो बस ये चीज, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और यहाँ तो आंसर सी हो गया। समझ में आया? जैसे Yes, का sir. मान लो मेरे पास H3PO4 था, एक में चलो एक प्रॉब्लम H3PO4 को लेके देखते हैं। अगर हमारे पास बस ये वाला देख के, एक ये और एक 6 का 1 कर रहे हैं, 6 का 2 और कर लेंगे बस आज, ये 2 क्वेश्चन करके। जैसे H3PO4 है, इसका 3 स्टेप में होगा, H प्लस H3PO4 के तीनों H एसिडिक होते हैं। K1 much greater than K2, तो अगर देखो यहाँ पे ये C है, C माइनस एक्स, एक्स एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब एज दिस सो x much higher than y much higher than z, what does that mean? x plus y plus z की वैल्यू x, ये भी x, ये भी इक्वल टू x, ये वाली वैल्यू x, y माइनस जेड y, तो अब देखो क्या हो जाएगा, K2 तो हो जाएगा x y बाई x, y इज नथिंग बट HPO4 2 माइनस, तो ये तो आ गया कि HPO4 जो है वो 2 माइनस इज K2। फिर जेड एक्स जेड बाई वाई इज K3, वाई की वैल्यू मालूम है, K2 K3 हो गया। अब x निकालते हैं, पहले इक्वलेंट से क्या मिलेगा, K1 इक्वल टू एक्स एक्स इसमें में x में क्वाड्रेटिक है, पहले एक बार ये मान लो कि क्योंकि 90% केसेस में ऐसा आ जाता है कि x की वैल्यू c से 10% मतलब 0.1 c से कम है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको c मान लो, सॉल्व करो, पहले x की वैल्यू निकाल लो √K1c। if this value comes, if x is less than 0.1 c, तब तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, देन मूव फॉरवर्ड, और एक बार x आ गया तो z भी आ गया इस वाली इक्वेशन से, x आ गया z आ गया, यानी h प्लस
X है, H2PO4 माइनस X है, HPO42 माइनस K2 है, फॉस्फेट Z है जो निकल जाएगा, H3PO4 C माइनस X है, अगर X नेग्लिजिबल है तो C है, नहीं तो C माइनस X है, PH माइनस लॉग X हो गया, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई पूछे तीनों स्टेप के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो अल्फा 1 हो जाएगा C में से X, तो 1 में से X बाई C, अल्फा 2 हो जाएगा सेकेंड स्टेप का Y बाई X, और अल्फा 3 हो जाएगा Z बाई, ये तीनों स्टेप पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, तो हर एक चीज हो गई इसकी। एक क्वेश्चन लास्ट आज का देखते हैं, ये बात समझ में आया? Yes, sir. aqueous solution contains 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl, वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस फ्रॉम H2S इज, यानी आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और HS माइनस से H प्लस एंड H2 माइनस बनने का दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन आपके पास H प्लस का सोर्स केवल यही नहीं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस X, 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 फिर ये X माइनस Y, Y, Y। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ HCl भी है ये, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस मेनली तो कहां से आ रहा होगा भाई, ये तो है ही, और मेनली H प्लस आ रहा होगा HCl से। तो ये एक्स वैसे एक्स वाई बहुत छोटे और छोटे हो जाएंगे, यानी अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि H प्लस की वैल्यू तो क्या हो गई 0.2, X माइनस वाई, वाई मच ले तो ये नियरली X, ये 0.2 है ही, ये नियरली X, और ये नियरली 0.1, क्योंकि X बहुत छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअली देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन लेता हूं K1, वो हो जाएगा X 0.2 बाई 0.1, तो मेरा X का वैल्यू हो जाएगा K1/2, और ये हो जाएगा K2 इक्वल टू Y, जो कि मुझे निकालना है, इंटू 0.2 बाई X, तो ये हो जाएगा K2, X की वैल्यू K1/2 बाई 0.2 इज Y। K2 की वैल्यू कितनी है, K2 है 1.2 इंटू 10⁻⁻13, K1 बाई 2 इंटू 0.2, ये Y है विच इज नथिंग बट H2 माइनस, तो ये कटा 12/4 3 हो गया इंटू 10⁻⁻20, कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस
is 3 into 10 power minus 20. अच्छा क्वेश्चन, और डिफिकल्टी पर अच्छा क्वेश्चन। तो आज हम यहीं पे छोड़ेंगे, आज थ्योरी और भी डिस्कस की हमने थोड़ी सी, क्वेश्चन हम लोग सही पढ़ पाए। कल सॉलिड केएसपी के क्वेश्चन फास्ट होंगे, तो कल कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir.